नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, या यूं कहें तो एक ऐसी मिसाल हैं समाज के लिए, जो सामाजिक क्षेत्र में विगत 15 सालों से 20 साल कहूँ तो कम नहीं होगा, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जिनका एक अपना अनुभव है। महिलाओं के सशक्तिकरण में, बच्चियों के क्षेत्र में, बच्चियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिनका छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है बहुत बढ़िया एक योगदान रहा है। सामाजिक सशक्तिकरण में, सोशल एम्पावरमेंट में, महिला सशक्तिकरण में और महिलाओं एवं बच्चियों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जी, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आप बहुत लोग पहचान भी गए होंगे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ करमजीत कौर के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में काम करती हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप पत्रकार भी हैं, आप कविताएं भी, जहाँ तक शायरियाँ, जहाँ तक मुझे लगता है आप वो भी लिखती हैं, और आप जो है एक गृहिणी भी हैं। तो आपके बारे में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। सन 2015 से लेके अभी 2022-23 हो रहा है। बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आपको जो है सम्मानित किया गया है समाज कार्य के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो अगर मैं आपका परिचय ऐसे देते रहूँगा तो बहुत लंबा होगा और मुझे ही बोलना होगा, मतलब मैं ही कहूँगा आपके बारे में। मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आप पिछले कितने सालों से काम कर रही हैं, क्या क्या काम कर रही हैं, और थोड़ा सा इस बारे में आप बताइए प्लीज़। वैसे तो मैं प्योर बस्तरिया हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है। फिर 92 में पंजाब चली गई थी, 2011 में फिर से लौट कर आई हूँ। तब से मैं बतौर पत्रकार काम कर रही हूँ, और मेरा अखबार जो शुरू किया है वो महिला मीडिया, स्पेशली महिलाओं के लिए निकलता है। एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसमें हम ना सिर्फ महिलाओं की खबरें छापते हैं बल्कि उनके अधिकारों के लिए लड़ते भी हैं। इसके अलावा मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ। जितने भी महिलाओं संबंधित मुद्दे हैं उन पर हमेशा मुखर रहती हूँ। इसके अलावा 2017 से मैं लगातार मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर काम कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे 25 नवंबर 2017 को नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। ये सिर्फ छोटे काम है जो मैं अक्सर करती रहती हूँ। आपकी एक संस्था भी है, एनजीओ भी है आपका, द बस्तर केयर फाउंडेशन। जी, उसके बारे में बताइए कि उसमें आप क्या गतिविधियाँ, क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं। उसमें हमारा जो मेन फोकस वैसे तो महिलाएं ही हैं और बच्चे ही हैं, लेकिन उस पर हम अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है। लेकिन अभी जो हमारा मेन अभियान चल रहा है वो है सेव नोनी से बस्तर अभियान, जिसके तहत हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर लगातार हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही हम उन्हें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन भी वितरित कर रहे हैं। इस तरीके से हम महिलाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पे लगातार हम अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं, और साथ ही हमारा फोकस जो है महिलाओं को सशक्त करना, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक हमारा जो देश है वो सशक्त नहीं हो सकता। जी, तो अगर मैं एक दूसरी तरह से समझना चाहूँ, ये तो आप फील्ड में जाकर के जो काम करती है, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो पूरे इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से आते हैं, और गांव के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जो समाज कार्य का अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो विषय हैं, अलग अलग विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ हमारे वरिष्ठ दर्शक भी हैं। तो आपकी नज़र में समाज कार्य क्या है? समाज कार्य को कैसे आप देखती हैं? समाज कार्य जो मेरी नज़र में है वो दो प्रकार का होता है। जी, एक तो ये होता है कि हमको सिर्फ जाना है, किसी की छोटी सी मदद करनी है, फ़ोटो खिंचानी है, सोशल मीडिया में डाल देनी है जी, और वाही लूट लेनी है। और दूसरा सामाजिक कार्य वो होता है जो हम अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। जी। और जो मेरे लिए समाज कार्य है वो इतना ही है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम दूसरों की मदद करें,
हम समाज को विकसित करने में, समाज को अच्छी दिशा देने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। और इसके लिए हमको ज़रूरी नहीं होता कि फ़ोटो सेशन ही कराया जाए जी। हम फील्ड में जाएं, वहाँ पर जाकर लोगों की समस्याओं से अवगत हो और उनके किसी ना किसी रूप में काम आ पाएँ, और उससे जो मानसिक संतुष्टि मिलती है, मेरे लिए वही समाज सेवा है। जी। तो आपने ये जो कहा कि हमें अंदर से एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी भावना आनी चाहिए कि हमने किसी भी जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें हमने कुछ अपना योगदान दिया है, और आत्मसंतुष्टि का जो भाव है जब वो मिलता है तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्य के रूप में हम उसे देख सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जिसमें आप काम कर रहे हो। जी। अगला प्रश्न जो उठता है वो इसी से उठता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक आध कुछ दो जो आप फील्ड में देख के समझ पा रहे होंगे। आप बहुत सारे आईएएस के साथ काम किए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम की हैं, सिविल सोसाइटी के साथ, समुदाय के साथ, गाँव में बस्तर के, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर। तो आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ एक सोशल वर्कर के अंदर में होनी चाहिए? पहले तो आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर इंसानियत का जज्बा होना चाहिए। दूसरों की हेल्प करना जो हो वो आपके मेन मोटिव आपका यही होना चाहिए। इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता में डेडिकेशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर हम किसी क्षेत्र में भी काम करते हैं तो हम उसके अंदर पूरी तरह हमें उतर जाना चाहिए। हमें उन चीज़ों का गहन अध्ययन होना चाहिए जिस क्षेत्र में हम काम करने जा रहे हैं, और उसके बाद समस्या, फिर उसके निराकरण की दिशा में भी प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी चले गए और हमने किसी भी मुद्दे को उठा लिया, बस उठा के हम वहाँ से वापस आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जाएं वहाँ पर पूरी नीयत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम मेहनत करें। मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके पास रिज़ल्ट आता है तभी हमें पूर्ण संतुष्टि मिलती कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया। जी। तो ये तो जो हमारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में पढ़ते हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ सोशल वर्क हो या मास्टर ऑफ सोशल वर्क हो, उनमें ये गुण जो आपने बताएं ये थ्योरी में पढ़ाए जाते हैं, और आप प्रैक्टिकली फील्ड में काम करके आप देख रही हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, और विशेषकर महिलाओं की स्थिति हम देखते हैं, पूरे भारत की बात करें तो ऑलमोस्ट पिक्चर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखती है। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। बस्तर में महिलाओं से संबंधित, बच्चियों से संबंधित प्रमुख चुनौतियां या चैलेंजेस कौन कौन सी हैं? अगर कुछ ऐसे ही नॉर्मल आप बताना चाहें। जैसा कि मैंने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है, जैसे अभी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया, तो जो मुझे समझ में आया जी, बस्तर की महिलाएं सशक्त बहुत है, इससे इनकार नहीं है। पूरे घर की जिम्मेदारी उन पे होती है और बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी अच्छे से करती हैं जी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अज्ञानता, जागरूकता की कमी है, अशिक्षा है, और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके प्रति वो अवेयर नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि महिलाएं जो होती है अपने घर के प्रति समर्पित होती हैं, इससे कहीं इनकार नहीं है जी। और अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाती हैं। बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। यही वजह है कि लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो काम की तलाश में कई बार बहुत सारी चीज़ों का शिकार भी हो जाते हैं। ये अहम मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं जी। पलायन और मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बस्तर से आप देखेंगे तो बहुत केसेस हमको जानने को मिलता है पेपर से, न्यूज़पेपर से, मीडिया से। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या कारण है, क्या इसका समाधान हो सकता है, या आपका क्या अनुभव है इस विषय को लेके? देखिए, मानव तस्करी को लेकर तो निश्चित तौर पे सरकार भी चिंतित है जी। और हमें जो मुख्य वजह लगती है वो है कि रोजगार के अवसर उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। दूसरा, नक्सल समस्या भी कहीं ना कहीं इसमें अहम भूमिका निभाती है। जब एक तरह का मेंटल प्रेशर से ग्रामीण गुजरते तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें बाहर जाके काम करने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। और जैसा कि कहते हैं कि हर नौकरी के लिए एक उचित क्वालिफिकेशन होती है। चूँकि सुदूर क्षेत्रों में अभी तक विकास उस तरीके से नहीं पहुंच पाया है जिस तरीके से पहुंचना चाहिए, तो निश्चित तौर पे अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका।
तो यही यही वजह है। और दूसरा जो मुझे समझ में आया सबसे बड़ी बात, जो दलाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बस्तर में सक्रिय हैं और वो बहुत लुभावने वायदे करके जो है यहाँ से बेचारे भोले भाले अपने आदिवासी भाई बहनों को लेके चले आते हैं और वहाँ जाके जितनी मजदूरी उनको बोलते हैं उतनी मजदूरी उनको नहीं मिलती है। कई जगह बंधक बनाकर लेके जाया जाता है और इस समय समय पे बहुत सारे NGOs और जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ऐसे लोगों को वापस घर लेके आया गया है। तो यही मुख्य वजह जो है मुझे समझ में आती है। जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। अच्छा, अगर हम बात करें महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय स्तर से कहीं न कहीं हम देखेंगे कि बराबरी पे नहीं आ पाई है पिछले 20 सालों 22 सालों में। बस्तर में अगर हम विशेषकर बात करें तो जो भी सरकार आई है यहाँ, जो भी सरकारें रही हैं, बहुत प्रयास किए हैं। कुपोषण की एक समस्या बहुत ज़्यादा बस्तर में देखने को मिलती है। कुपोषण से संबंधित आपकी क्या एक विचारधारा है? मतलब विचारधारा का मतलब मेरा ये है कि आप क्या अनुभव की हैं आपने कुपोषण या जो पोषण को लेकर के, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें महिलाओं और बच्चियों में, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? निश्चित तौर पर जो बस्तर में जिस तरीके से पोषण है और वो चिंताजनक है, इससे कहीं इनकार नहीं है। इसमें वही बात आ जाती है कि माता पिता अवेयर नहीं है। उनको पहले तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे कुपोषित हैं जी। दूसरा, जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनको ये कहती हैं कि चलिए आपके बच्चों को हम केंद्र में मतलब NRC में, हाँ, वहाँ हम आपके बच्चों को लेके जाएंगे, वहाँ कुछ दिन आपको रहना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा जो है सुपोषित हो सके, तो वो एक तो ट्रस्ट भी नहीं कर पाती, दूसरा उनकी मजबूरी भी होती है। अगर वो एक NRC केंद्र में 15 दिन के लिए चले आते हैं तो उनका घर जो है बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजरता है। निश्चित तौर पे जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए 15 दिन तक कहीं पर रहना इतना आसान तो नहीं है। तो एक तो ये वजह कुपोषण की जो मुझे समझ में आती है कि वो बच्चे सुपोषित हो ही नहीं पाते सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद। और दूसरा जो मैंने व्यक्तिगत रूप से एज ए जर्नलिस्ट कहूँ तो जो मैंने इस पर लगातार खबर भी प्रकाशित की है, करप्शन बहुत है। बच्चों के जो खाने पे भी डाका डाला जाता है, जो उनको रेडी टू ईट दिया जाता है वो भी कम क्वांटिटी का, अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, या कहीं होता है कहीं नहीं पहुंचता, कहीं पर जितने पैकेट्स की ज़रूरत हो तो उतने पैकेट्स नहीं पहुंचते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों को जितने पोषक आहार की आवश्यकता है और सरकार द्वारा निस्संदेह उपलब्ध कराया जाता है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जहाँ तक पहुँचना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। शायद यही भी बहुत बड़ी वजह है कुपोषण की। और दूसरा जो है कि माता पिता को ये भी नहीं पता होता कि हमें बच्चे को खिलाना क्या है जी। शायद बेचारे गरीबी से जूझते हुए लोग, सुबह से शाम तक खटते हुए लोग, उनके पास इतने पैसे भी नहीं हो पाते कि अपने बच्चे को अच्छा पौष्टिक भोजन जो है उपलब्ध करवा पाए। यही वजह है कि बस्तर के बच्चे जो है कुपोषण का शिकार है। जी, ये तो बहुत मतलब चूँकि आप फील्ड में जाती रहती हैं, गांव में जाती हैं और बहुत आपका एक अनुभव हम लोग पहले से ही देखते हैं, समझने आता है आपके बारे में। एक चीज़ और अगर हम देखें, सैनिटरी पैड्स के बारे में अगर हम बात करें, इस पे बहुत मीडिया ने, फिल्म इंडस्ट्री चाहे बॉलीवुड हो, सभी ने बहुत प्रयास किया है लोगों को सेंसिटाइज करने का, अवेयर करने का, जागरूकता के लिए। आप भी उसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। आप भी का मतलब मेरा ये है कि आप विशेषकर जहाँ तक हम फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स जो बांटने की बात है, सैनिटरी पैड्स बांटने की बात है, उसमें काम कर रही हैं। ये आइडिया कहाँ से आया और इसमें अभी क्या आपने अचीव कर लिया है या कितने लोगों के जीवन में आप परिवर्तन ला पाई हैं? थोड़ा सा एक ब्रीफ अगर बता सकें तो प्लीज़। कई साल पहले की बात है, मुझे लगता है 2016 की बात रही होगी। मैं दंतेवाड़ा से वापस लौट रही थी तो रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यास लगी, आसपास कोई शॉप नहीं थी, तो किसी एक झोपड़ी में गई, मैंने पानी वहाँ पर मांगा तो वहाँ पर एक लड़की जो है लंगड़ा के चल रही थी जी। तो मैंने उससे वजह पूछी तो शर्मा के भाग गई। तो वहाँ पर एक बच्ची पढ़ी लिखी थी तो मैंने उससे पूछा कि ये लड़की इतना क्यों लंगड़ा रही है, कहीं चोट के निशान भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि इसको जो इस बच्ची को मेंसेस आए हुए हैं, इसकी वजह से इसके जो है जनांगों के आसपास जो बड़े बड़े जख्म हो गए हैं। तो जब मैंने उस बच्ची को काफ़ी इंसिस्ट किया तो फिर जब मुझे जो समझ में आया तो मतलब दिल जो है रो पड़ा उसकी बच्ची की स्थिति देखकर, जानकर
कि, और मैंने पूछा कि वजह क्या है, इतने ज़ख्म होने की वजह क्या है, मेंसेस तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो तब उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास तो पुराने फटे कपड़े होते हैं या फिर पत्ते होते हैं, कई बार मिट्टी या राख, इस तरह का, मतलब जो भी जुगाड़ प्रक्रिया जिसको कहते हैं उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, निश्चित तौर पर उससे इन्फेक्शन हो जाता है। यही वजह थी कि उस बच्ची को जख्म हो गए थे। तो मन में बहुत दुख हुआ, तो बड़ी छटपटाहट थी मन में कुछ करने की। इस सोचते सोचते मुझे 5-6 महीने गुजर गए। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, तो वो भी कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे कोई बात करना पसंद नहीं करता। तो फिर मैंने अकेले ही बीड़ा उठाया और मैं अपनी स्कूटी के डिक्की में बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन लेके चली आया करती थी, और जहाँ भी मुझे लड़कियाँ मिलती और महिलाएं मिलती तो बताती। फिर धीरे धीरे मुझसे लोग जुड़ने लगे। फिर हमने बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बात करनी शुरू की। वहाँ हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बस्तर में जो है माहवारी को एक बीमारी समझा जाता है। इस सब्जेक्ट पे लोग बात करना पसंद नहीं करते। जब किसी महिला या लड़की को माहवारी की शुरुआत होती तो उनको घर के किसी कोने में बिठा दिया जाता है, उनको पानी नहीं छूना है, आपको अचार नहीं छूना, इस तरह की तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो इस सब्जेक्ट पे बात करना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमने लोगों से बात की, धीरे धीरे उनको समझाया, उनको बताया, और निःशुल्क मतलब सैनिटरी नैपकिन उनको देने शुरू किए। तो अभी तक तो मुझे गिनती भी नहीं है कि मैंने कितने हज़ारों मतलब नैपकिन उनको दे चुकी हूँ। रिसेंटली मैंने पिछले साल नवंबर से लेकर फरवरी तक पूरे 100 गाँवों का दौरा किया। लौंडीगुड़ा ब्लॉक और तुकापाल ब्लॉक के 10,000 पैकेट मैंने उसी 2-3 महीनों में ही बांटे हैं। मेरा उद्देश्य जो है सैनिटरी नैपकिन, या तो महिलाएं सैनिटरी नैपकिन कम रेट का उनको उपलब्ध हो, क्योंकि उनके लिए 30-35 रुपये का नैपकिन खरीदना बहुत मुश्किल है। अगर एक घर में 4-5 महिलाएं रहेंगी तो अगर वो बेचारी सभी सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करेंगी तो संभव नहीं है। मेरा पूरा फोकस जो है इस बात पे कि वो हाइजीन मेंटेन करें। अगर कपड़े का इस्तेमाल भी करें तो साफ़ सुथरा कपड़ा लें, और अगर नैपकिन भी उनको दिए जाएँ तो कम से कम सस्ते रेट पे, जैसे हम तो निःशुल्क ही बांटते हैं, या कुछ कंपनी के अच्छे नैपकिन हैं जो 17 रुपये से लेकर 20 रुपये में मिल जाते हैं। इस तरीके से एक अभियान चलाया हुआ है, और इस पे मुझे लगता है करने के लिए सारी उम्र लग जाएगी, ऐसा लगता है, क्योंकि बस्तर में इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को करना। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, एक नैपकिन बांट के आ जाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि उनमें वो आदतें, वो हैबिट डेवलप करना है, ताकि वो हमेशा हाइजीन मेंटेन कर सके। जी, तो ये तो बिहेवियर से रिलेटेड मैटर है, और जब हम व्यवहार परिवर्तन या बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो बहुत ही परिस्थितियां हमें उतना सकारात्मक नहीं दिखती, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन एक अपने आप में एक प्रक्रिया है। एक और बात अगर हम देखें तो ये जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं गांव में जी, और इसका डिस्पोजल कैसे करते हैं, वो मतलब कैसे उसको डिस्पोज करते हैं? उसको वैसे ही खेतों में फेंक दिया जाता है या क्या चीज़ें करते हैं, क्योंकि उससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें आपने गांव में यहाँ क्या देखी? देखिए, बात गांव की करूं या बात मैं शहर की करूं, बात सेम है कि जो गंदे कपड़े होते हैं, सैनिटरी नैपकिन होते हैं, लोग या तो उसको मतलब कूड़ा करकट में ही डालते हैं। अच्छा। जिस निश्चित तौर पे इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो हम उनको डिस्पोजल के बारे में ही बताते हैं कि आपको उस चीज़ को या तो मतलब गड्ढा खोदिए एक जगह पे, उस वहाँ पर आप दबा दीजिए, है ना। अब बहुत मान लो इमरजेंसी, आपको गड्ढा नहीं खोद पा रहे, जला दीजिए। हालांकि उससे भी वायु प्रदूषण होता है, लेकिन जो इस तरह का कचरा का जो संग्रहण होता जा रहा है, निश्चित तौर पे इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। यहाँ एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये थी कि जो चिंता का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जिसको लेके मेरा ये अभियान मैंने शुरू किया है, वो है स्कूली ड्रॉप आउट बच्चियाँ। अगर आप देखेंगे कि महामारी की शुरुआत जब होती है बच्चियों को, वो 10 से लेके 12-13 साल तक, तो बच्चियाँ स्कूल जाना छोड़ देती हैं शर्मिंदगी के मारे। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, जिससे ये भी एक मेन वजह है कि मैं इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही हूँ। महामारी एक नेचुरल प्रक्रिया है, अगर इसको हवा बनाकर बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगी तो मेरा बस्तर कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए ये भी एक वजह है कि मुझे इस दिशा में काम करना पड़ रहा है। हाँ, देखिए, मैं शिक्षा के ऊपर जस्ट उस विषय पे चर्चा करने ही वाला था आपसे। जहाँ तक हम स्कूल एजुकेशन या स्कूल शिक्षा की बात करें, छत्तीसगढ़ में बेहतर एक दिखती है बाकी ज़िलों में, छत्तीसगढ़ के अलग डिवीजन्स पे। बस्तर में अगर आप देखें वहाँ भी अच्छी है, बट जैसे ही हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं
तो वो परिस्थितियां जो है नहीं बन पाती हैं कि गांव के या जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो बच्चों को, अपनी बच्चियों को विशेषकर कॉलेजेस में भेजें पढ़ाई के लिए। तो ये जो ड्रॉप आउट वाली जो आपने एक मुद्दा बताया, उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है और आप लोग उस दिशा में किस तरह से काम करते हैं? एक सोशल वर्कर को किस दिशा में सोचनी चाहिए, वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो प्लीज़। अभी गांव के दौरों के दौरान जो मुझे समझ में आया जी कि जब बच्चियां 8वीं तक तो स्कूल ऑलमोस्ट सब जगह है जी। उसके आगे अगर मान लो हम बात करते हाई स्कूल की बात करें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात हम करते हैं, तो वो उसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर इस तरीके से है। तो लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं देऊर गांव गई थी, वहाँ पर मुझे 3 लड़कियां मिली। मैंने उनसे पूछा कि आप 8वीं के बाद क्यों नहीं पढ़ी, तो उनका कहना था कि हमारा स्कूल जो है पोटानार जो है 4-5 किलोमीटर दूर है, चूँकि हमारे पास साइकिल नहीं है तो हम कैसे जाते। तो इसमें एक जिम्मेदारी होती है, गांव के सरपंच की भी जिम्मेदारी बनती है, सचिव की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको पता है कि आपकी यहाँ की बच्चियाँ या लड़के कोई भी है 8वीं के बाद अगर वो 9th में प्रवेश नहीं ले रहे तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है आप उनसे कारण पूछें कि आप क्यों आगे नहीं पढ़ रहे हैं। इसको लेकर भी हमने जगह जगह बच्चियों से पूछताछ की, तो बच्चियों मतलब बताया, तो इसको लेकर मैंने राजमन बेंजाम विधायक जो चित्रकूट है उनसे भी मैंने बात की, कुछ बच्चों को साइकिल दिलवाए, कलेक्टर बंसल सर को बोल के भी बच्चियों के लिए उचित व्यवस्था करवाई। लेकिन हम पहुंच गए तो हमने व्यवस्था करवा दी जी। ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि उस क्षेत्र के जो टीचर हैं जिनको पता है कि अरे बच्चा जो है इसके आगे नहीं पढ़ रहा है, या गांव के सरपंच हैं, गांव के सचिव हैं, या जिम्मेदार जो भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। महिला बाल विकास विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि क्या वजह है नहीं जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। योजनाओं की जानकारी उनको नहीं है। जब बच्चों को योजनाओं की जानकारी नहीं है, उनके माता पिता को योजनाओं की जानकारी नहीं, तो बच्चे कैसे हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे जी। तो निश्चित तौर पे मतलब उनको योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए। वो विभाग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, आप उनको योजनाओं के बारे में बताइए। निसंदेह कौन पढ़ना नहीं चाहेगा, कौन आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। तो बीच में जो एक गैप है ना, उस गैप को पूरा करने की ज़रूरत है। और इसमें एक चीज़ और भी देखने को मिलती है मैम कि जो अभिभावक हैं, जो पालक हैं, एक तो उनकी आर्थिक दशा क्या है, शासन की योजनाएं क्या हैं, क्योंकि सरकारें जो भी रहती हैं, जैसे सरस्वती साइकिल योजना हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे साइकिल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है बालिकाओं को। बट एक जो व्यवहार की बात होती है, प्रैक्टिकलिटी की बात होती है, उसमें अभिभावक की भी भूमिका होती है कि अगर हमारी बेटी पढ़ती है, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं, उनमें हम चर्चा नहीं करेंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें समाज में एक ऐसे वातावरण निर्माण की ज़्यादा आवश्यकता है जिसमें कि जैसे आपने कहा जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जिम्मेदार समाज के अंग हैं, लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनमें ये भावना हो कि बच्चे और बच्चियों में, जैसे लड़कों का तो आप देखेंगे वो चले जाएंगे 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, बट लड़कियों के केस में वो स्थिति नहीं बन पाती है। तो समाज को कहीं ना कहीं उस दिशा में सोचने पे हमें जो है, और उसके व्यवहार परिवर्तन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। कुछ विशेष रुचिकर घटना आप बताना चाहेंगे बस्तर में या छत्तीसगढ़ में, जो आपने जिस भी क्षेत्र में महिलाओं की, बच्चियों के क्षेत्र में आपने देखा हो, जो हम सबको एक झकझोरने वाली हो, या एक अच्छे अनुभव जिस आपको हुआ हो, कोई भी एक घटना अगर याद हो आपको तो। अभी पिछले साल दिसंबर में जनवरी में हम लोग गए थे, नक्सली क्षेत्र है माडूम, गुर्राम, घाटम। मैं अपना अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ दे रही थी। चूँकि मुझे गोंडी नहीं आती, तो ये बात मैं कर रही हूँ गुर्राम की, तो मैं अपनी बातें हिंदी में रख रही थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उस बात को गोंडी में ट्रांसलेट कर रही थी। तो मुझे अच्छे से याद है, एक बुज़ुर्ग महिला मेरे पास बैठ के मेरी कपड़ों को खींचते हुए कुछ अपनी लैंग्वेज में मुझे बताने का प्रयास कर रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी। तो फिर मुझे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया, जब मैं उनको सैनिटरी पैड के बारे में बता रही थी कि आपको सैनिटरी पैड जो ऐसे इस्तेमाल करना है, तो वो महिला की जो दशा थी, एक फटी सी उस पर लुंगी लपेट रखी थी और उसका ब्लाउज़ भी 2-3 जगह से सिला हुआ था, और एक चिथड़े नुमा तौलिया जो है वो उसने अपनी छाती पे ढाक रखा था। तो उसका एक सवाल था मुझसे कि हमारे पास तो अंडरगारमेंट्स भी नहीं है,
ये पैड का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी भी बात कर रही हूँ ना, तो मुझे मतलब वो चीज़ें मैं भूल नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। हम किस बस्तर के बदलने की बात करते हैं जहाँ पर एक महिला के पास अंडरगारमेंट्स नहीं है। ठीक है, मैंने उस चीज़ को कवर करने के लिए उसको बता दिया कि आप लोग लंगोटी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लंगोटी में सैनिटरी पैड को ऐसे इसका आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन उस घटना को मैं नहीं भूल पाई। मैंने कलेक्टर महोदय रजत बंसल जी से भी इस विषय पर चर्चा की। एनएमडीसी में भी मेरा एक महिला दिवस के दिन मेरा एक लेक्चर था, मैंने वहाँ भी इस बात को बोला। हम किस विकास की बात करते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देना विकास नहीं है। वो लोग जिनको वाकई विकास की ज़रूरत है वहाँ तक उनकी मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाना विकास है। तो वो चीज़ जो है, मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि आज भी मुझे वो महिला की शक्ल मैं आज तक नहीं भूली हूँ। झकझोरती है उसकी तस्वीर, दिल बहुत दुखता है कि ये मेरा बस्तर जहाँ पर लोग एक एक चीज़ को तरसते हैं, वहाँ हम कैसे हम बड़ी शान से अपना कॉलर खड़ा करके कहते हैं कि हमने बस्तर के विकास के लिए सब किया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मन को विचलित करती हैं। ये बहुत ही मार्मिक एक आपके लिए, एक हमारे लिए भी एक अनुभव है, एक घटना है जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करती है कि समाज में जो विषमताएं हैं, जो इस तरह की सामाजिक स्थिति भी है और इस तरह से लोग जी भी रहे हैं, जो आर्थिक सामाजिक असमानताएं हैं ये हमारे देश में है। और हमें इस दिशा में आप जिस तरह से एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते जाके गांव में देख रही हैं, चीज़ों को समझ रही हैं, और जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो युवा हैं, उनको आप अवेयर कर रही हैं, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप कर रही हैं इस दिशा में। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है या जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपने 2 बार जिक्र किया, एक CSR में या फिर NMDC की बात की, इनकी क्या भूमिका आपको लगती है कि ये किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? कॉरपोरेट सेक्टर या CSR, NMDC तो करती ही है दंतेवाड़ा के, अगर आप आस-पास देखें वहाँ पे, बट और किस तरह से छोटे छोटे उद्योग, व्यवसाय किस तरह से इस सामाजिक क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं? क्योंकि फील्ड में प्रैक्टिकली आप देख रही हैं, तो क्या कहेंगी इस विषय में? और बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो योगदान देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो करें? इन कंपनियों की भूमिका तो बहुत बड़ी है और ये कर भी सकती हैं, कहीं किंतु परंतु का तो सवाल नहीं है। इनको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। स्कूल चल रहे हैं और स्कूलों की दशा कैसी है, मुझे किसी भी क्षेत्र की बात करूं, मैं बात बस्तर या छत्तीसगढ़ की नहीं करती, मैं बात पूरे ओवरऑल इंडिया की करती हूं। किस तरीके की चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। एजुकेशन में अगर ये काम करें, अच्छे शानदार स्कूल खोलें या फिर ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का मतलब शुरुआत करें या महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बना दें, तो इस दिशा में और भी बहुत सारे प्रयास जो है कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर हम सक्षम हैं, हम महिलाओं की बातें, हम सभी की बात करते हैं, हम युवा वर्ग की बात करते हैं, अगर वो सक्षम है, उनको टेक्निकल नॉलेज है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो सेट हो जाएंगे। अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, निश्चित तौर पे वो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के शहरी क्षेत्रों की तरफ जाएंगे, अच्छे से कंपनीज में जॉब करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि हम सरकारी नौकरी करें, अगर हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, तो हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं। और अगर रोजगार के अवसर यहाँ यही मुहैया कराए जाएं, तो निश्चित तौर पर पलायन कम होगा। और अगर हमारे लोग यहीं पर काम करेंगे, निश्चित तौर पर उसका तो सरकार को भी फायदा होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रयास हैं जो ये कंपनीज कर सकती है। जी, मतलब जरूरत है इच्छा शक्ति की। जी, तो इच्छा शक्ति के साथ अगर कॉरपोरेट सेक्टर बस्तर के क्षेत्र में थोड़ा सा और ध्यान दे। हम ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 जनवरी 2023 को, तो हो सकता है कि आप बाद में हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैम का खुद का NGO है, पत्रकार भी हैं, तो आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे हम शेयर कर देंगे, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके अगर समाज में कुछ योगदान करना चाहते हैं, इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, या खुद आकर के आप बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, या जहां भी आप आके यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जुड़िए।
और दूसरा चीज़, एक लास्ट पॉइंट मैडम छूट रहा है और मुझे लगता है कि उस पर आप हमें बात करनी चाहिए कि हमें बस्तर में, अगर ओवरऑल बस्तर छत्तीसगढ़ का एक दक्षिणी छोर है, यहाँ पे हम किस तरह से इसको और खुशहाल बना सकते हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं उन सबको एड्रेस करते हुए, क्या कहेंगी आप? बस्तर को खुशहाल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, यहाँ के युवा हैं। जी। आप युवाओं को सशक्त कर दीजिए, युवाओं को वो ज्ञान और ज़रूरी स्किल्स दे दीजिए, निश्चित तौर पर नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि बस्तर बहुत खूबसूरत है, इसको हम पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकते हैं, हम विश्व की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ा सा धैर्य रखकर चीज़ें प्लान की जाए। हालांकि बहुत अच्छा कार्य धीरे धीरे किया होता जा जा रहा रहा है और बस्तर की तस्वीर अब बदलने लगी है। अब इसकी मैं अक्सर कहती हूँ कि बारूद की जो दुर्गंध है उसकी जगह कॉफ़ी की खुशबू ने ले ली है, पपीते की मिठास ने ले ली है। तो बस्तर तो काफ़ी चेंज हो चुका है। ज़रूरत है इसका जो दृष्टिकोण इसके प्रति बदलने की, क्योंकि अगर आप बस्तर से बाहर जाते हैं तो बस्तर जब नाम आता तो लोग इसको सिर्फ नक्सली घटनाओं के लिए जानते हैं, नक्सल क्षेत्र के रूप में जानते हैं। लेकिन अब चीज़ें बदलने लगी हैं, तो हम सबके समग्र प्रयास से बस्तर का विकास भी हो सकता है और बस्तर जो है बहुत ज़्यादा खुशहाल हो सकता है। पर्यटन, टूरिज्म के बारे में आपने कहा, ये बहुत ही बढ़िया एक क्षेत्र है यहाँ के लिए। और चाहे यहाँ बस्तर के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे वो चित्रकूट हो या तीरथगढ़ हो और भी जो बहुत सारे हैं, मैं सबका नाम तो अभी नहीं ले पाऊँगा समय की बाध्यता के कारण। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हॉलीवुड भी है अगर हम बात करें, या जो भी अलग अलग राज्यों के जो मूवीज़, फिल्म्स, वेब सीरीज़, कुछ वेब सीरीज़ अभी शूट भी हुई थी यहाँ पे, बनी भी थी यहाँ, तो जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं या जो हमारे ऐसे उद्यमी जो इन टूरिस्ट स्पॉट्स को लेकर के कुछ उद्यमिता, रोजगार, स्वरोजगार के लिए कुछ करना चाहें, तो कितने अवसर हैं इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें, कुछ शेयर कर सकें अपनी ओपिनियन? देखिए, बस्तर बहुत खूबसूरत है जी, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यही वजह है कि बॉलीवुड जो है इसके प्रति आकर्षित होकर अब यहाँ आने लगा है। बॉलीवुड आ गया, छॉलीवुड आ गया और भी बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे बस्तर जो है आकर्षित कर रहा है लोगों को। यहाँ की बहुत खूबसूरती जो है, जो मुझे समझ में आती है, यहाँ के भोले भाले आदिवासी, इनके खूबसूरत खूबसूरत घर, इनकी रहन सहन, इनकी परंपराएं, इनका कल्चर जो है बहुत अच्छा है, बहुत समृद्ध है। और उस दिशा में अगर हम प्रयास करते हैं, जैसे विदेशी लोग आते हैं, वो बस्तर के लोगों की जो छोटी सी झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं, यहाँ का आमट खाना पसंद करते हैं, यहाँ की चापड़ा चटनी खाना पसंद करते हैं। इन चीज़ों को अगर हम जितने भव्य तरीके से, जितने अच्छे तरीके से अगर प्रमोट करते हैं तो निश्चित तौर पे पर्यटन के यहाँ बहुत ज़्यादा अवसर है और निश्चित तौर पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार को भी बढ़ावा निश्चित तौर पे मिलेगा और इससे एक अर्निंग तो आएगी आएगी। साथ साथ बस्तर का जो नाम है, जो बस्तर की जो काली छवि है, वो निश्चित तौर पे उस छवि में बदलाव आएगा और बहुत ही खूबसूरत जो बस्तर की तस्वीर जो है उभर कर सामने आएगी। चापड़ा चाटनी के बारे में, आपने चटनी के बारे में बात की, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारे व्यूवर्स बहुत अलग अलग राज्यों से हैं, भारत से हैं, थोड़ा सा आप उस बारे में बताइए प्लीज़। ये कौन सी चटनी, क्या है ये? एक्चुअली जो बड़ी चीटी होती है लाल रंग की, उसको लेके जो इन लोग इकट्ठे करते हैं, फिर उसको कूट के उसमें नमक मिर्ची डाल के जो है दोनों में लोगों को दिया जाता है। और कहा जाता है जो लोग इस चापड़ा चटनी को खाते हैं उसको कभी बुखार नहीं होता जी। तो इस तरीके से जो चापड़ा चटनी काफ़ी यहाँ की फेमस है। फेमस तो यहाँ का बहुत कुछ है। एक बार बस्तर अगर आप विजिट करेंगे तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि बस्तर जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ के जो आदिवासी जो परंपराएं हैं बहुत ही समृद्ध हैं। जब तक आप आएंगे नहीं तो निश्चित तौर पर बस्तर को आप नहीं पहचान पाएंगे। आप बुला भी रही हैं। मैं बुला रही हूँ, मैं इसलिए बुला रही हूँ कि मेरा बस्तर बहुत खूबसूरत है जी। एक बार आइए सही, निश्चित तौर पर आप इसके कायल हो जाएंगे जी। तो मैडम, हम आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर में आने के लिए इनवाइट भी कर रहे हैं आज हम अपने चैनल के माध्यम से। जो लोग हमारे विदेशों से, हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप आइए और हमसे ज़रूर मिलिएगा फिर, और अपने जो अनुभव हैं बस्तर विज़िट के वो भी शेयर कर। तो मैम, एक प्रश्न और भी है, और ये प्रश्न हमारे युवाओं का ही है कि सर, आप जब कभी किसी व्यक्तित्व को या जो भी सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनसे ज़रूर हमको पूछ के बताइएगा कि जो युवा, जो यूथ
आज हमारी सोशल सेक्टर में या सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाह रही है, स्पेशली एनजीओज में या सोशल वर्क के क्षेत्र में, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, या क्या कैसे उनको कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी? युवाओं के लिए सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इसकी एक शर्त है। आपको अगर सोशल वर्क करना है और आपको किसी एनजीओ से जुड़ना है या आप चाहते हैं किसी के लिए काम करना, तो आप में डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल में आपके फीलिंग है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है, तो ये फील्ड जो है आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। देखिए, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पैसे तो अपने आप चले आते हैं। हमको सिर्फ अर्निंग के लिए सोशल वर्क नहीं करना है, आपको इसलिए करना है क्योंकि आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी है, आपको उस दायित्व का निर्वहन करना है, इसलिए आपको सोशल वर्क करना है। और उस मेन जो मुद्दा ये होता है कि उसको अंजाम तक पहुंचाना। आप फील्ड में जाए, आप लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए और निश्चित तौर पर रिजल्ट लेके आइए। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क आप करते हैं तब आपका सोशल वर्क जो है वो सफल है। अगर हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं अक्सर होती है, अरे यार कहाँ इसको करेंगे, इसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं की जाती, कुछ चीज़ें मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती हैं। और यकीन मानिए, जब इस काम को आप करेंगे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, साथ में आपको डबल फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको लोगों की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं होती है ना, निश्चित तौर पे इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैंने लोगों को देखा भी है। बशर्ते आप निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, आप जाइए, अब बिल्कुल वर्क कीजिए, मिलिए लोगों से, लेकिन उसमें आपको उस सांचे में ढलने की ज़रूरत होगी। अगर आप वीआईपी बन के अगर आप सोशल वर्क करने जाएंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। यस। जिसके लिए आप काम करने जा रहे हैं उसके मन में आप विश्वास आप पैदा कीजिए कि आप उसके हित के लिए आए हैं, आप उसके भले के लिए आए हैं। जब वो आप पे ट्रस्ट करेगा तभी आपका सोशल वर्क जो है सार्थक हो पाएगा। यदि आप वीआईपी बन के सिर्फ अपना सूट बूट पहन के आप जाएंगे और अरे मैं तो आपके लिए ये काम करने आया हूँ, मैं करके जा रहा हूँ, तो उससे कोई खास आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। मेन मुद्दा है लोगों से अटैचमेंट होना, लोगों से आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, आप लोगों के दिलों पे कितना राज करते हैं, लोग आप पे कितना विश्वास करते हैं, तभी आपका सोशल वर्क है वो सार्थक है। देखिए मैडम, आपने दिलों पर राज करने की बात कही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, मतलब आप सब जो हमारे व्यूवर्स हैं, सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, उनके लिए बहुत सारे अलग सेक्टर्स हैं। तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर उद्देश्य आपका समाज के बेहतरी के लिए या किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए है, तो ही आप सोशल सेक्टर में काम करें। अन्यथा प्राइवेट सेक्टर खुला हुआ है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, आप उनमें काम करिए। तो मैम, आपने तो बहुत बढ़िया हमें बताया, मतलब मैं तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा आता है कि स्कोप क्या है सोशल वर्क, सोशल सेक्टर का। बहुत बढ़िया से आपने बताया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद रहिएगा। तो मैडम, आपसे इतना देर बात करके मुझे तो मन नहीं हो रहा है कि आपसे विदा लिया जाए, आपकी विदाई की जाए, बट समय की बाध्यता है। तो आज आपने बहुत 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 कीमती समय दिया, क्योंकि पर्सनली मैं ये मानता हूँ मैम कि आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं, पैसे से खरीद के कुछ भी दे सकते हैं, बट जो समय होता है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो अगर कोई आपको समय दे रहा है और आपसे बात कर रहे हैं, और हमारी मेहमान भी हैं मैम आज, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत बहुत कीमती समय दिया। अगली बार हम किसी और मेहमान से, किसी और व्यक्तित्व से आपको मिलाएंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।